इन्वायरमेंटलिज्म। इन्वायरमेंटलिज्म किसी भी आइडियोलॉजी की तरह ग्रेजुअली डेवलप हुआ और उसके डेवलपमेंट में कई विचारकों का कई विद्वानों का योगदान है। वर्तमान समय में हम जो इन्वायरमेंटलिज्म की बात करते हैं, डोमिनेंट सोच की, वो बेसिकली वेस्ट की कंसेप्शन है। और इसमें अमेरिका में जैसे जॉन म्यूर हुए, जिन्होंने कि अमेरिका में नेशनल पार्क बनाने पे बड़ा फोकस किया, या और कई हमारे बायोलॉजिस्ट अमेरिका में हुए, बॉटनिस्ट हुए, जिन लोगों ने बॉटनी और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट लेकर और जूलॉजी के कॉन्सेप्ट लेकर के नीश, इकोलॉजी और इस तरह के कॉन्सेप्ट पेश किए। और बाद में बायोडाइवर्सिटी, बायोफिलिया और भी ना जाने कितने ज़्यादा जो पारिस्थितिक तंत्र के साथ जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट हैं और उनके और मानव के बीच में जो संबंध है उसको दर्शाया। और सब्सिक्वेंटली ये सारा वर्क जो है सारे वर्क्स जो है इकट्ठे होकर के एक आइडियोलॉजी के रूप में पेश हुए। इसमें नोबलिस्ट्स की बड़ी भूमिका है और इवन कई बार साइंटिस्ट नोबलिस्ट बन गए, जैसे रेचल कार्सन जो कि खुद एक साइंटिस्ट थी। उन्होंने एक नोवेल लिखी, द साइलेंट स्प्रिंग, एक बुक लिखी जो कि साइंस की तुलना में लोगों ने उसको जनरल साइंस को मेन स्ट्रीमाइज किया गया, नेचर की जो साइंस थी। इसी तरह से बहुत से महत्वपूर्ण टेक्स्ट हैं जिन्होंने जो है समाज की कॉन्शियसनेस को वेस्ट में जगाया। और इसका परिणाम ये निकला कि यूएनओ की ने मैन और एनवायरनमेंट के संबंध को सस्टेनेबल बनाने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन बुलाई। उसके बाद सब्सिक्वेंटली नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर ब्रंटलैंड की अध्यक्षता में ब्रंटलैंड कमीशन स्थापित किया गया, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देता है। और फिर उसके संदर्भ में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट या रियो वर्ल्ड अर्थ समिट होता है, जहाँ पर एजेंडा 21 जो कि पर्यावरण के लिए काम करने की बात करता है, यूएनएफसीसी और ना जाने कितने एजेंडे एक साथ, बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें चल पड़ती हैं। और आज हम देखते हैं तो ये सब इंटरनेशनल लेवल पे भी देशों के बीच में इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका और लॉ के रूप में काम कर रहा है। तो इन्वायरमेंटलिज्म के लिए किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना ठीक नहीं होगा। और अगर ईस्ट में देखें, हमारे अपने देश में देखें, तो मॉडर्न टाइम में हमें चंडी प्रसाद भाट, गौरा देवी जैसे लोग जो ज़्यादा उतने पढ़े लिखे नहीं थे, चंडी प्रसाद भाट जो थोड़े पढ़े लिखे थे, और फिर सुंदरलाल बहुगुणा, जीडी अग्रवाल जिन्होंने अभी गंगा की रक्षा के लिए अपने प्राण 1-2 साल पहले निछावर कर दिए, आमरण अनशन कर दिया, मेधा पाटकर, और भी न जाने राजेंद्र सिंह जो कि ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, ना जाने कितने सारे, और वंदना शिवा जो कि कंटिन्यूसली पेस्टिसाइड्स और जो ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाती है, बीजों की मालिक बन जाती है, उसके खिलाफ अपनी नवधान्य ट्रस्ट चला रही हैं और उसके खिलाफ लोगों को अवेयर कर रही हैं। तो इस तरह के बहुत से इन्वायरमेंटलिस्ट भारत में भी हुए आधुनिक समय में। मज़े की बात है कि जो वेस्ट से जो इन्वायरमेंटलिज्म की जो कॉन्शियसनेस आई है वो साइंस के थ्रू आई। आप देखेंगे जो भी अर्ली इन्वायरमेंटलिस्ट थिंकर हैं वेस्ट के, वो बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट या साइंस से जुड़े हुए लोग थे। और उन्होंने साइंटिफिकली ग्रेजुअली साइंस को जब और इम्प्रूव किया तो नेचर और मैन की क्लोजनेस को समझा, सस्टेनेबिलिटी को समझा, और उसको डिफ़ाइन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी और नीश और इस तरह के कई बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर वो सामने आए। जबकि ईस्ट में कुछ और चीज़ थी। भारत की भूमि में जैनिज़्म, जिसने कि हर प्राणी में जीव तत्व की बात की और उनके साथ अपने तारतम्य की बात की, अहिंसा का कॉन्सेप्ट दिया। और मॉडर्न समय में से भी पहले श्री जाम्बेश्वर जी महाराज हमारे बिश्नोई समाज के गुरु, जिन्होंने कि अपने अनुयायियों को बताया कि
पेड़ पेड़ में, पौधे में, हिरण में, सब में हमारे ही प्राण हैं। तो ये हमारे ही भाई बंधु हैं। तो हमें इनके साथ मिलकर रहना चाहिए और खेती भी ऐसी करें या जो कि प्रकृति का नुकसान ना करें। अपना जीवन ऐसे काटें कि प्रकृति और पशुओं का नुकसान ना हो। और बिश्नोई समाज ने महाराजा जोधपुर को रोकते हुए अपने बलि दे दी पेड़ों को बचाने के लिए, खिजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। ये मुझे लगता है दुनिया में कहीं नहीं हुआ आज तक कि पेड़ों के लिए लोगों ने अपनी बलि दे दी। और वो बड़े पढ़े लिखे नहीं थे आज की सेंस में। तो पूर्व में अनपढ़ लोगों में भी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट की वजह से पहले से ही इन्वायरमेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट था। हालांकि हमें वो बयां करना ना आया हो इंग्लिश के वर्डों में, साइंस के कॉन्सेप्ट में, पर स्पिरिचुअलिटी से हम समझ सकते थे। और वेस्ट के लोग क्योंकि वो पहले एथिस्ट बने, एथिस्ट से फिर वो इन्वायरमेंटल स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इवन हम भारत में देखें तो जो चिपको आंदोलन में भी देखें तो ऐसे लोग जो शायद अपनी बात को लॉजिकली उतने अच्छे तरीके से अंग्रेजी में, हिंदी में रख भी ना सके, उन लोगों ने आंदोलन लड़ा। नर्मदा बचाओ में आदिवासियों के हित के लिए आंदोलन लड़ा गया। और भारत की ही भू से प्रेरणा लेकर आज देखते हैं हम, वेस्ट ने फिर एक और कॉन्सेप्ट उठाया, वीगनिज्म, जो कि मांसाहार और दुग्धाहार का विरोध करता है। हालांकि उसमें और भारतीय अहिंसा के कॉन्सेप्ट में फ़र्क हो सकता है, पर कहीं ना कहीं वीगनिज्म सही मायनों में मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री को भी एक्सपोज करता है। जिस दूध को हम शाकाहारी सोच के लेते हैं, किस तरह से पशुओं पर अमानवीय शोषण कर कर वो दूध लिया जाता है। तो ये सब इन्वायरमेंटलिज्म का कॉर्पस है। इसमें बहुत से विद्वानों को हमें पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ विद्वान ना होकर के बहुत से विद्वानों का इसमें योगदान है। और सबसे इम्पोर्टेंट है उनका कलेक्टिव जो एफर्ट है, वो ये है मानव को समझाना कि उसका विकास, उसका अस्तित्व प्रकृति के साथ है और मानव के अतिरिक्त हर एक जीव को भी यहाँ सस्टेन करने का, यहाँ अपना अस्तित्व रखने का उतना ही अधिकार है। और इसी में मानव के जीवन की परिपूर्णता है। धन्यवाद।